अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो मोमेंटम का टॉपिक है उसे भी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि हम न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें हम कंसिडर करते हैं पहले एक बॉडी जिसका मास जो है वो m है। ये हमारे पास बॉडी है जी, ठीक है। इसका मास क्या है? m, ठीक है। या इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है? vi, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे। इस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं F, ठीक है जी। और इस फोर्स की वजह से बॉडी मूव करना शुरू करती है, यानी कि एक्सेलरेट, मूव तो पहले कर रही है ना क्योंकि वेलोसिटी vi है उसकी, ठीक है। एक्सेलरेट करती है यानी कि इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है ना, चेंज प्रोड्यूस होता है और इसकी वेलोसिटी चेंज होके vf हो जाती है। जब बॉडी मूव करके यहाँ पहुँचेगी, इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होके vf हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा? t टाइम लगा, ठीक है। इस t टाइम में बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया उसने, जिसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हुई vi से vf। किसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हुई? फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से, ठीक है ना। अब देखें, जब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है और टाइम टी में चेंज हुई है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो अब आप मुझे बता दें, इसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ है? वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हुआ है ना। वेलोसिटी में चेंज को हम क्या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम? हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन कहते हैं ना, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। ये कोई इतनी सोचने वाली बात तो नहीं है। देखें, एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन, अगर आपको याद हो टॉपिक एक्सेलरेशन का, उसमें हमने क्या पढ़ा था? ये होता है जी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, पढ़ा था ना। तो अभी मैंने आपको बताया है कि फोर्स हमने जब अप्लाई की है, बॉडी जो है वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी, तो उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो चेंज होके vf में कन्वर्ट होगी। और इस कितने टाइम में कन्वर्ट हुई? टाइम t में। तो इस वेलोसिटी में चेंज की वजह से जो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है जी। तो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करेंगे? हम इस फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा vf माइनस vi, ठीक है जी, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? t। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है। अब आप ये देखें, ये तो हमारे पास आ गया जी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर। अगर हम अब इस सारे सिनेरियो के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें जी? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप देखें, सेकंड लॉ जो आप डिफाइन करते हैं होता है F इज इक्वल टू m इंटू a। यही होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ। ये F क्या है? ये फोर्स जो हमने अप्लाई की है, ठीक है। मास क्या है? इस बॉडी का मास m। a क्या है? जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। कब प्रोड्यूस हुआ? जब बॉडी वेलोसिटी vi से vf में चेंज हुई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड करें जी। इस a की वैल्यू फाइंड करें, a क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू f डिवाइड बाय m। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। एक एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं बाय डेफिनेशन, जो आया था vf माइनस vi ओवर t। एक एक्सेलरेशन हमने निकाला है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, वो आया है a इज इक्वल टू f बाय m, ठीक है।
अब आप देखें इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि हमारे पास F/m जो है वो इक्वल आ जाएगा कि इसके VF माइनस VI डिवाइड बाय T के, ठीक है। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो F मल्टीप्लाई T, ये आपके पास क्या आ जाएगा M इंटू VF माइनस VI, ठीक है। मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप तो ये आ जाएगा F इंटू T इज इक्वल टू M VF माइनस M VI। अब जो हमने पिछले लेक्चर में मोमेंटम को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, तो मोमेंटम हमने क्या डिफ़ाइन किया था, उसका फार्मूला कुछ इस तरह था ना, P इज इक्वल टू mv। हमने कहा था जब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर बॉडी का मास तो m ही है, बॉडी का मास तो m ही है, वेलोसिटी क्या है vi। जब हमने इनिशियल वेलोसिटी यूज़ की है, ठीक है ना, vi यूज़ की ना इनिशियल वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा इनिशियल, आगे समझ, ठीक है। इस पॉइंट पे बॉडी का मोमेंटम अलहदा होगा, इस पॉइंट पे बॉडी का मोमेंटम अलहदा होगा। क्यों अलहदा होगा, क्योंकि मास तो चलो सेम है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगी है ना। तो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा mvf। आगे समझ कि नहीं आ गई, तो इसका मतलब जो mvf है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं F मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू P इंटू F, मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का साइन लगा लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और माइनस mvi क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। आगे समझ के नहीं आ गया, ठीक है। अब इससे हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, इसको अगर हम इस रिज़ल्ट को, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है लास्ट वाली, इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो Pf माइनस Pi है, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है, क्या है चेंज इन मोमेंटम। तो हम लिख देंगे द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ये चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, फोर्स और टाइम के। कौन सा टाइम, जिस टाइम तक ये फोर्स अप्लाई हुई है, जिस टाइम तक हमने ये फोर्स अप्लाई की है, जिस टाइम के अंदर हमने ये फोर्स अप्लाई की है। तो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, ठीक है जी, द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग द फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल आएगा, वो उस टाइम इंटरवल जिसमें फोर्स अप्लाई की है और जितनी फोर्स हमने अप्लाई की है उसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यहाँ तक आगे समझ आपको, ठीक है। इसी जो फाइनल इक्वेशन नंबर 3, इसको देख लें आप ज़रा। इक्वेशन नंबर 3 जो है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो वो हम यहाँ इसको दोबारा लिख लेते हैं F मल्टीप्लाई T
इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। ठीक है जी। आप क्या करें, इस टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कर दें, डिवाइड। ठीक है जी। तो एफ आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय टी। समझ आ गई। अब ये जो चीज़ है ये आपको क्या बता रही है, ये बता रही है मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, और वो किसके इक्वल आ रहा है, एफ क्या है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई की थी। तो इससे हम लिख सकते हैं ना कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या टाइम रेट क्या चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से, मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब इस वैल्यू को हमने टाइम रेट ऑफ चेंज क्यों लिखा, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था एक्सेलरेशन के टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पे टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, मोमेंटम जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो हमने लिख दिया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, समझ आ गई। रेट ऑफ चेंज का मतलब समझ आ गया ना, ये मैंने आपको एक्सेलरेशन के टॉपिक में बताया था। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये हमारे पास जो है न्यूटन के सेकंड लॉ जो है हम मोमेंटम के टर्म में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो मोमेंटम में चेंज होती है टाइम के लिहाज से, वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है। मतलब जितना हम फोर्स को ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है, उतना जो है मोमेंटम ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स को ज़्यादा अप्लाई करने से वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, और जब ज़्यादा चेंज आएगा वेलोसिटी में तो मोमेंटम भी ज़्यादा चेंज होगा। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें यार, ये वाली, इसमें मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया था, ऑफ अ बॉडी, मतलब मोमेंटम किसका चेंज होगा, बॉडी का चेंज होगा ना। ठीक है ना, बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक हो गया, सही है।